तो आप एक हेडिंग बनाइए, फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन। अच्छा, कोई आपसे पूछे फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या? हे बात करने वाले प्राणियों, हे बात करने वाले प्राणियों, बोर्ड की तरफ देखिए। हाँ, तो एक्सपेंशन का मतलब होता है, समझ पा रहे हैं? हमारे लिए एक्सपेंशन का मतलब वही हुआ, सिस्टम का एक्सपेंशन। और सिस्टम क्या है हमारे लिए? हमारे लिए सिस्टम है एक सिलेंडर, पहले फिक्स हो चुका है। थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम वर्ड का मतलब एक सिलेंडर जिसमें एक पिस्टन लगा हो और इसके अंदर गैस भरा हो, आइडियल गैस, गैस में भी आइडियल गैस, इसी को हम लोग सिस्टम बोलते हैं। अब एक्सपेंशन और कंप्रेशन फिक्स है। ये पिस्टन अगर ऊपर जाएगा तो इसको एक्सपेंशन बोलेंगे और नीचे आएगा तो कंप्रेशन बोलेंगे। अब फ्री एक्सपेंशन क्या है? तो फ्री एक्सपेंशन एक स्पेशल कंडीशन है। क्या कंडीशन? कि ये जो सिलेंडर रखा हो वो इन्वायरमेंट में नहीं रखा हो, वो वैक्यूम में जाके रखा हो, मतलब इसके ऊपर वैक्यूम हो, इसके ऊपर वैक्यूम हो। तो जब भी कोई एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है तब उसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन। समझ पा रहे? तो अगर ये एक्सपेंशन हो, ये है एक्सपेंशन इन वैक्यूम। और कोई एक लाइन में समझना चाहे कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ, तो एक लाइन में उसका मतलब यही हुआ कि कोई एक्सपेंशन अगर वैक्यूम में हो तो उसको बोल देंगे फ्री एक्सपेंशन। अब ये इतना स्पेशल क्यों है जो अलग से पढ़ रहे हैं? इसलिए अलग से पढ़ रहे हैं कि कहीं पे जो फोर्स लगाना पड़ता है वो क्यों लगाना पड़ता है, आंसर कोई ना कोई अपोजिट फोर्स लग रहा होता है इसलिए। जैसे मतलब ये पेन है, आपको इसको उठाने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है। मैं कई बार आपको बताया, बताओ मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको उठाने के लिए? mg, याद आ रहा है? अच्छा, mg क्यों लगाना पड़ रहा है? आंसर है क्योंकि नीचे लग रहा है mg। अगर ये स्पेस में चले जाए, मान लो जहां पर ग्रेविटेशन नहीं है, वहां पर मैं आपसे पूछूं या एस्ट्रोनॉट वगैरह को अगर पूछो कि इस पेन को ऊपर उठाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसका आंसर क्या होगा? 0। मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि नीचे कोई भी फोर्स नहीं है। क्लियर है ना? तो सेम इसी तरीके से अगर मान लो ये वैक्यूम नहीं है, बहुत ध्यान समझिए, अगर ऊपर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है मतलब कुछ ना कुछ प्रेशर होता है। अब अगर इसको एक्सपेंशन करना है, अब अगर इसको एक्सपेंशन करना है तो ऊपर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों फोर्स लगाना पड़ेगा? क्योंकि ऊपर का एटमॉस्फेयर है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो रोक रहा होगा, तो इसीलिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। पर अगर ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं, ऊपर वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब प्रेशर 0 हो गया, वैक्यूम का मतलब प्रेशर 0। तो बताओ नीचे से आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? आंसर है 0। आपको फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 0। यानी फोर्स 0 तो वर्क क्या हो जाएगा? 0। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए ये स्पेशल है कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क कितना जरूरत पड़ता है? 0। इसीलिए ये अलग से पूछा जाता है। तो आइए, फ्री एक्सपेंशन का मतलब वो एक्सपेंशन इन वैक्यूम, इसका मेन है कि वर्क डन जो होगा 0 होगा, दैट इज चेंज इन वर्क हो जाएगा 0, dw 0। क्लियर है? अब अपनी एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था एक दो बार, उसमें एक और स्पेशल कंडीशन कर दिया। क्या कंडीशन कर दिया? बोला फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइसोलेटेड सिलेंडर में। आइसोलेटेड सिलेंडर या इंसुलेटेड सिलेंडर बोल दो, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखिए, इफ फ्री एक्सपेंशन इन इंसुलेटेड सिलेंडर, यानी कहानी कुछ ऐसा है, बहुत ध्यान समझिए। ठीक है? और ये जो सिलेंडर है, ये इंसुलेटेड, ये अगर इंसुलेटेड है, बताओ तो इसमें क्या बाहर से कोई हीट आ सकता है या अंदर से बाहर कोई हीट जा सकता है? आंसर है नहीं। इंसुलेटेड होने का सिंपल सा मतलब है वो एक शब्द को छिपा रहा है जिसका नाम है DQ0। और DQ0 का मतलब है कौन सा प्रोसेस हो गया? एडियाबेटिक।
तो वर्ड में लिख दे एडियाबेटिक प्रोसेस, या हालांकि फ्री एक्सपेंशन को एडियाबेटिक से डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, ये बस एक कंडीशन बनाता है नीट वाला कि फ्री एक्सपेंशन हो रहा है एडियाबेटिक कंडीशन में, यानी इंसुलेटेड कर दिया। अब अगर इसके अंदर मान लो यहां पे एक पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन है, इधर वैक्यूम है और इधर गैस है। अब अगर इसका कैलकुलेशन आपको बोले करने के लिए, इसका कैलकुलेशन आपको बोले करने के लिए, तो क्या होगा, इसका जब एक्सपेंशन होगा, ध्यान समझिए, तो एक्सपेंशन जब होगा आपका, जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन में फ्री एक्सपेंशन होगा, क्योंकि वैक्यूम है, जब भी वैक्यूम में एक्सपेंशन होगा फ्री एक्सपेंशन होगा, तो फ्री एक्सपेंशन होगा। और अगर फ्री एक्सपेंशन हुआ तो वर्क तो जीरो हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे DQ भी जीरो है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? DQ जीरो क्यों है? क्योंकि एडियाबेटिक, यहाँ पे DQ जीरो नहीं है, यहाँ पे हो भी सकता है पर यहाँ पे जीरो है। जब ये दोनों जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, DQ इक्वल टू DU प्लस DW। देखिए दोनों चीजें जीरो हो गई, तो यहां से पता चला DU भी क्या हो गया, जीरो। DU मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, इसका मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। DU जीरो का मतलब U हो गया कांस्टेंट, और U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, यानी कि यहां से टेम्परेचर भी हो गया कांस्टेंट। तो ये कंडीशन अपने आप में एडियाबेटिक के साथ साथ और कौन सा हो गया, आइसोथर्मल भी। समझ पा रहे हैं? तो हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, हमारा टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज आइसोथर्मल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर हमेशा नहीं, ये नहीं कि कभी भी फ्री एक्सपेंशन आया ये लगा दिए। फ्री एक्सपेंशन का एक स्पेशल कंडीशन इन्होंने लिया है। कौन सा कंडीशन? जिस कंडीशन में हमारा इंसुलेटेड होगा। अब देखोगे नीट ने 2 बार इस पे पूछा है। एक रिसेंटली जो क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पे वो देख लो जरा, वो देख लो, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा था, सेम यही टैंक बना हुआ है, इंसुलेटेड टैंक। मैं डायग्राम में बना रहा हूं, ये सारी चीजें वर्ड में लिखा हुआ था, इसीलिए क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना जरूरी है ताकि वर्ड को समझ पाओ, ठीक है। ये भी V वॉल्यूम है, ये भी V वॉल्यूम है। एक तरफ गैस है, एक तरफ वैक्यूम है, ठीक है। इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर पूछा है। चलिए आपको चाहो तो वर्ड में भी लिख लीजिए डायग्राम बना के। देखिए, इफ गैस इज एक्सपेंडेड इन गिवन सिलेंडर, इफ गैस इज एक्सपेंडेड इन गिवन सिलेंडर फ्रॉम V to 2V, V से 2V, इनिशियल वॉल्यूम V है, फाइनल वॉल्यूम 2V हो जाएगा। क्यों? इधर V है, पूरा जब फैलेगा तो इधर वाला V भी कवर हो जाएगा। ये आपका सिलेंडर है, ये आपका सिलेंडर है ना, ये आपका सॉरी ये आपका पिस्टन है, ठीक। फ्रॉम V to 2V, ठीक है। इफ फुल स्टॉप, इफ P is initial pressure, if P is initial pressure, then find final pressure. P is initial pressure, then find final pressure. ठीक है, हो गया ना। अब देखिए कितना आसान है, लेकिन आपको ये लॉजिक समझ में आना चाहिए। ये कौन सा प्रोसेस हो गया? पहली बात, वैक्यूम है तो ये कैसा हो गया, फ्री एक्सपेंशन, और इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है, ये इंसुलेटेड है। और अगर इंसुलेटेड भी है तब और कौन सा प्रोसेस हो गया, एडियाबेटिक, और दोनों का कंबाइन लास्ट में रिजल्ट क्या मिला था,
आइसोथर्मल, यानी मैं डायरेक्ट अगर वो रिजल्ट आपको याद है तो ये बता सकते हैं ये एक आइसोलेटेड प्रोसेस है, सॉरी आइसोथर्मल, सिंस इट इज ए आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल का पीवी क्या होता है जी, कांस्टेंट, पीवी इक्वल टू एनआरटी, टी कांस्टेंट है तो एनआर तो कांस्टेंट है, पीवी कांस्टेंट यानी P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, अब यहां से सॉल्व हो गया। इनिशियल प्रेशर P, इनिशियल वॉल्यूम V, फाइनल प्रेशर आपको निकालना है, फाइनल वॉल्यूम 2V है, V से V कैंसिल हो गया तो फाइनल इक्वल टू हो गया इनिशियल का आधा हो गया प्रेशर। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि इंसुलेटेड देगा तभी आइसोथर्मल मानेंगे, अदरवाइज हीट का ट्रांसफर अगर सराउंडिंग के साथ होगा तब हमारा टेम्परेचर भी चेंज होगा। एक छोटा सा हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन बिटवीन ग्राफ ऑफ एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल का ग्राफ एक ही जैसा होता है, तो दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे कौन एडियाबेटिक है कौन कम वो है। ठीक है, आइए इस सभी को पहचानने का तरीका यही होगा स्लोप से। तो कल ही हम लोग स्लोप निकाले थे, तो मुझे बताइए स्लोप किसका ज्यादा होता है, एडियाबेटिक का या आइसोथर्मल का, एडियाबेटिक का, है ना। तो कल हम लोग देखे थे स्लोप ऑफ जो एडियाबेटिक था ये गामा टाइम्स हो गया था स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। ठीक है, यानी कुल मिलाकर एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होगा। ठीक, तो आइए कंपेयर करते हैं। पहले कंपेयर हम लोग कर लेते हैं एक्सपेंशन में। ठीक है, देखिए ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो कोई दो वॉल्यूम ले लीजिए, मान लो ये एक वॉल्यूम है और ये एक वॉल्यूम है, ये कुछ आपका V1, ये है कुछ V2। ठीक है, तो V1 से V2 वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। एक बात बहुत ध्यान समझिए, चाहे आइसोथर्मल हो या एडियाबेटिक हो, जैसे आइसोथर्मल का प्रोसेस इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा, कम। अगर एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर शुड बी डिक्रीजेस, और अगर कंप्रेशन हो रहा है वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर को बढ़ना चाहिए। दोनों एक साथ बढ़ या घट नहीं सकता, किसमें, आइसोथर्मल। एडियाबेटिक में भी यही बात होगा। क्यों, ध्यान से देखिए, एडियाबेटिक का प्रोसेस इक्वेशन याद है, P की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यहां से भी तो यही आ रहा है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वहां डायरेक्ट वॉल्यूम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ वॉल्यूम की पावर गामा का, पर है तो इनवर्सली, यानी जब कभी भी वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब हम लोग माने एक्सपेंशन हो रहा है, मान लो वॉल्यूम को कम करना है, सॉरी वॉल्यूम को बढ़ाना है, तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, कम। यानी मान लो यहाँ प्रेशर है, पहला प्रेशर, अब दूसरा प्रेशर को वॉल्यूम को बढ़ाओगे और प्रेशर को कम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये ग्राफ ऐसा जाता है, हम लोग पहले ही पढ़े हुए। अब ध्यान देखिए, दो ग्राफ बना दिया, यही है एक्सपेंशन। अब इस दोनों में एक एडियाबेटिक है और एक आइसोथर्मल है। बताइए कौन एडियाबेटिक होगा कौन आइसोथर्मल होगा, कैसे पहचानेंगे, स्लोप से। तो दो ग्राफ देख रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, बताओ किसकी स्लोप ज्यादा है। मैं एक बात बता रहा हूं, स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप पहचानिए। स्लोप का मतलब होता है कौन कितना वर्टिकल है। जैसे ध्यान समझो, ये मानो आपका सरफेस है, ये सरफेस है ना, और ये लाइन भी ऐसा इसी पे रखा हुआ था। अभी इसका स्लोप आपको बताना, ये आपका ग्राउंड, इस पे ऐसा मैं रख दिया, इसका स्लोप है क्या कुछ, इसका स्लोप क्या हो गया, 0। समझ पा रहे हैं? थोड़ा स्लोप हुआ, बढ़ा रहा है स्लोप, समझ पा रहे हैं?
सबसे ज्यादा स्लोप ये हो गया 90 डिग्री। क्यों? tan 90 का वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड। समझ पा रहे हैं? ये मैक्सिमम स्लोप हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है ना? तो ये कौन कितना वर्टिकल हो रहा है, कौन कितना स्टीपर हो रहा है, मतलब वर्टिकल खड़ा जैसा बोलो, वो उतना ज्यादा स्लोप है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जितना लेटा हुआ है उतना कम स्लोप है। क्लियर है मेरी बात है? ये दिमाग में तुम बैठाइए, स्लोप देखकर ऐसा ही पहचानते हैं। तो देखो दो ग्राफ है, ऊपर वाला और नीचे वाला, दो लाइन है, दोनों में से ज्यादा खड़ा वर्टिकल कौन दिख रहा है? नीचे वाला। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नीचे वाला ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, ज्यादा स्लोप है, मतलब कौन सा है? एडियाबेटिक। ये आपको पहचानना आना चाहिए। ये हो गया नीचे वाला एडियाबेटिक, और ऊपर वाला हो गया आइसोथर्मल। तो बस ये स्लोप ही पहचान है, ये स्लोप ही पहचान है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, हम ना कंप्रेशन आपको करवाते हैं। अगर मान लीजिए कंप्रेस हो रहा है, ध्यान से देखिए, पीबी, दो अलग वॉल्यूम ले लो, मान लो ये V1 है, ये V2 है। अब जरा मुझे बताओ, अगर वॉल्यूम को कम करोगे तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? ज्यादा। यानी अब ग्राफ कुछ नीचे से ऊपर जाएगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। मान लो ये आपका इनिशियल वॉल्यूम था, वॉल्यूम को कम करना है तो प्रेशर को ऊपर जाना पड़ेगा। तो देखिए जरा ध्यान से, देखिए दो ग्राफ मैंने बनाया। अब जरा एक सेकेंड लिखना छोड़ो और मुझे बताओ आप खुद से, ये एक नीचे वाला एक ऊपर वाला, पहले समझो ये दोनों में समझ पा रहे हैं ना, वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, यानी दोनों या तो एडियाबेटिक है या आइसोथर्मल। तो कौन एडियाबेटिक कौन आइसोथर्मल, बताओ नीचे ऊपर में। स्लोप किसका ज्यादा? खड़ा कौन ज्यादा है? ऊपर वाला। खड़ा कौन ज्यादा है? ऊपर वाला। यानी जो ज्यादा खड़ा उसका स्लोप उतना ज्यादा, यानी ऊपर वाला कौन सा हो गया? एडियाबेटिक। तो ऊपर वाला हो गया एडियाबेटिक और नीचे वाला हो गया आइसोथर्मल। अगर कोई एक है तब तो दिक्कत ही नहीं होगा, बस ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देख लोगे। लेकिन अगर दोनों एक साथ है तब कैसे पहचानेंगे? तो हम स्लोप से पहचानेंगे। ओके, इसको देख हेडिंग बनाइए, इसको देख हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन बिटवीन, एक हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन बिटवीन, एक हेडिंग बनाइए, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन, कंपैरिजन बिटवीन एडियाबेटिक आइसोथर्मल, एडियाबेटिक आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक, एडियाबेटिक आइसोथर्मल एंड आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तीनों को एक साथ कंपेयर करेंगे। दो बार क्वेश्चन आया है, एक बार वर्क के लिए, एक बार प्रेशर के लिए, दोनों को एक साथ देख लेंगे। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, आइए दोनों में देख लेते हैं। पहले एक्सपेंशन में देखते हैं, एक्सपेंशन। ठीक, पीवी। चलो एक्सपेंशन कर रहे हैं यानी वॉल्यूम बढ़ेगा। मान लो कोई दो वॉल्यूम ले लेते हैं, ये मान लो V1 है, ये V2 है। ठीक है, V1 से V2 अगर मुझे आइसोबारिक प्रोसेस से एक्सपेंशन कराना है तो प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट, यानी ये लाइन सीधा जाएगा। यही आपका है स्टेट 1 और ये स्टेट 2। ठीक है, और ये हो गया हमारा आइसोबारिक। अच्छा, कोई बोले नहीं मुझे ना जाना है एडियाबेटिक से, तो ठीक है रेक्टेंगल कर्व बनाओ, ये हो गया एडियाबेटिक। ठीक है, कोई बोले नहीं मुझे आइसोथर्मल जाना है, बताओ स्लोप इससे कम रखें या ज्यादा? कम। समझ पा रहे, यानी थोड़ा ज्यादा लेटा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा, वर्टिकल कम होगा। तो देखिए ये कुछ ऐसा चला जाएगा, ये हो गया आपका आइसोथर्मल।
ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, पीवी ग्राफ देखकर क्या आप मुझे वर्क बता सकते हैं? पीवी ग्राफ देखकर क्या हमें आप वर्क बता सकते हैं? बोलो बोलो, बता सकते हैं ना? कैसे? एरिया अंदर ग्राफ, अरे पीवी से वर्क कैसे निकलता है ना। तो आपको बोले कि मुझे एक्सपेंशन करना है, ठीक है, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। देखो आइसोकोरिक में तो एक्सपेंशन ही नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो बचा तीन प्रोसेस। अब इस तीन प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस तुम चूज करोगे? तो जिसमें वर्क क्या हो, ज्यादा या कम? तुम कैसा करना चाहोगे, ज्यादा वर्क या कम वर्क? कम वर्क। तो इस तीनों में सबसे कम वर्क किसमें लग रहा है, जल्दी बताओ। एडियाबेटिक में। पहचान पा रहे हो? ये क्वेश्चन आता है तो बच्चों को लॉजिक ही नहीं समझ में आता एडियाबेटिक में कम क्यों हो रहा है। देखो इसके नीचे का एरिया सबसे कम, समझ पा रहे हैं? अगर सबसे ज्यादा वर्क किसमें लग रहा है? आइसोबारिक में। मैं इस सीक्वेंस में लिख देता हूं, वर्क डन ऑफ आइसोबारिक सबसे ज्यादा है, उससे कम है आइसोथर्मल और सबसे कम है एडियाबेटिक। तो एक्सपेंशन के समय सबसे कम वर्क आपको लगेगा एडियाबेटिक में। इसीलिए जब कार्नोट इंजन वगैरह, अब तो खत्म हो गया हीट इंजन, उसमें कार्नोट में हम लोग देखते थे एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता था। ओके, फाइनल प्रेशर, देखो इनिशियल प्रेशर तो सबका सेम ही था, फाइनल प्रेशर किसमें सबसे ज्यादा रहेगा? आंसर आइसोबारिक में, जितना था उतना ही रहेगा। और सबसे कम किसमें रहेगा? एडियाबेटिक में। तो एक और चीज कंपेयर कर सकते हैं, फाइनल प्रेशर को, फाइनल प्रेशर, ठीक है, फाइनल प्रेशर सबसे ज्यादा रहेगा आइसोबारिक में, इससे कम रहेगा आइसोथर्मल में, और सबसे कम रहेगा एडियाबेटिक में। एडियाबेटिक वर्क करके कम वर्क में पहुंच जाओगे, पर फाइनल टाइम में आपको प्रेशर भी बहुत कम मिलेगा। पहले तो आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। पीवी कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि आपको वॉल्यूम कम करना आना चाहिए। तो दो वॉल्यूम आप पकड़ लीजिए, ये मान लो V1 है, ये V2 है। अब कहीं पे एक वॉल्यूम ले लो, मानो ये एक वॉल्यूम है। अगर आइसोबारिक में करना है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यानी ये हो गया आइसोबारिक। आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों में अगर वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो अभी अभी बनाए थे ग्राफ, ऊपर वाला बताएंगे कौन सा ग्राफ है? एडियाबेटिक। ऊपर वाला हो गया एडियाबेटिक और बीच वाला हो गया आइसोथर्मल। अब आपको खुद समझ में आ गया, बताओ वर्क सबसे ज्यादा किसमें है? एडियाबेटिक में। इसके नीचे का एरिया सबसे ज्यादा, तो वर्क डन ऑफ एडियाबेटिक सबसे ज्यादा, इससे कम आइसोथर्मल में, और सबसे कम आइसोबारिक में। आइसोकोरिक में तो जीरो ही वर्क होगा क्योंकि उसमें कोई एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा ही नहीं। अच्छा, अब एक कंफ्यूजन आएगा बच्चों को, बताओ इसमें वर्क निगेटिव है या पॉजिटिव है? निगेटिव। कंफ्यूजन नहीं होना है। देखो वर्क निगेटिव है वो साइन है, उसका मतलब वैल्यू कम ज्यादा नहीं, वैल्यू तो सब ज्यादा एडियाबेटिक में ही लगे। निगेटिव वर्क का मतलब बस इतना होता है कि सराउंडिंग काम कर रहा है, और पॉजिटिव वर्क का मतलब होता है सिस्टम वर्क कर रहा है। वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम। ऑन सिस्टम मतलब करने वाला कौन है? सराउंडिंग। पर वैल्यू तो ऐसा ही निकलेगा। तो ये कंफ्यूजन मत होना कि ये सर माइनस है यानी कि ये तो सबसे कम होगा, ऐसा नहीं। सबसे ज्यादा यहाँ पे एडियाबेटिक ही है। निगेटिव वर्क का मतलब है ये वर्क सिस्टम नहीं कर रहा है, गैस नहीं कर रहा है, आसपास का आदमी कर रहा है, सराउंडिंग कर रहा है।
ठीक है। फाइनल प्रेशर देखोगे तो यही बात होगी कि सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। फाइनल प्रेशर अगर देखोगे तो सेम वही बात होगी, सबसे ज्यादा प्रेशर मिलेगा एडियाबेटिक में, उसके बाद मिलेगा आइसोथर्मल में, और सबसे कम मिलेगा आइसोबारिक में। ठीक है, सबसे कम मिलेगा आइसोबारिक में। लिखिए, नोट करके एक पॉइंट लिखिए, टू आइसोथर्मल कर्व नेवर intersect. Two isothermal curve never intersect, but one isothermal and other adiabatic can intersect. अब मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए, ऐसा एक ग्राफ दे दिया। अब मुझे दिख रहा है कि ये एडियाबेटिक है और आइसोथर्मल है, पर ये दोनों पैरेलल चल रहा है। समझ पा रहे हैं? दोनों कैसे चल रहा है? पैरेलल, यानी कि ये दोनों कौन है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए रूल है कि कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, यानी दोनों आइसोथर्मल है। इसको आइसोथर्म बोलते हैं। ये दोनों है आइसोथर्म या आइसोथर्मल कर्व। अच्छा, मान लो ये है T1, ये है T2। कई बार कंपेयर करवाएं, बताओ कौन ज्यादा टेम्परेचर है? बता सकते हैं कौन ज्यादा टेम्परेचर है? T2। कौन ज्यादा टेम्परेचर है? T2 ज्यादा है T1। कैसे कंपेयर किए याद करो, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट कर लो या किसी से भी कर लो। ठीक है, ओके। हाँ, एक और क्या बात की है? एक और बात की है कि अगर दो इंटरसेक्ट करता है, दो इंटरसेक्ट कर सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है। तो ये दो जो इंटरसेक्ट हो रहा है, इसमें एक आइसोथर्मल हो जाएगा और एक एडियाबेटिक हो जाएगा। तो इंटरसेक्ट कर सकता है, पर वो एक एडियाबेटिक एक आइसोथर्मल करेगा। ठीक है, दो आइसोथर्मल कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक, अच्छा, उस दोनों में इंटरसेक्ट कर रहा, अब आपको बोलेगा कि बताओ कौन आइसोथर्मल है कौन एडियाबेटिक है, बता पाएंगे? स्लोप से पहचानेंगे। बताइए, दोनों में किसका स्लोप ज्यादा है? इसका, दिख रहा है ये ज्यादा खड़ा, तो ये हो गया एडियाबेटिक, और ये हो गया आइसोथर्मल। चलिए देखिए, आइए चलिए जी, ग्राफ बताना है। इसमें से दोनों ग्राफ दिया है, टोटल आपके पास 4 ग्राफ है, A B C D। बताना है ग्राफ का नाम। ठीक है, आइसोथर्मल एडियाबेटिक में ए बी में बताओ कौन आइसोथर्मल कौन एडियाबेटिक? ए क्या हो गया? आइसोथर्मल। ए हो गया आइसोथर्मल और बी हो गया एडियाबेटिक। आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, यहां पे बताइए, यहां बताओ सी क्या हो गया? सी आइसोथर्मल और डी एडियाबेटिक, है ना? अब इस दोनों को काटिए और बताइए क्यों ऐसा? दोनों गलत है, क्यों बताइए? मैंने इसका आंसर सबसे शुरू में बताया था आज ही।
दोनों में एक साथ प्रेशर और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, दिख रहा है? एक साथ इधर जाओ तो एक साथ बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आओ तो एक साथ कम हो रहा है, जबकि दोनों का इनवर्स रिलेशन होता है। बात समझ पा रहे हैं? एक बढ़ेगा तो एक कमेगा। जैसे यहाँ देखो, प्रेशर धीरे धीरे कम हो रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, या इधर से ऊपर जाओगे तो वॉल्यूम कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है ना? तो इसीलिए पूछा गया एग्जाम में। आप अपनी भाषा में चाहो तो मेंशन कर देना उसमें सी डी दोनों में से कुछ नहीं है, ना एडियाबेटिक है ना आइसोथर्मल है, क्योंकि दोनों एक साथ बढ़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे लगभग चीजें कंप्लीट हो गया। अब बस थोड़ा सा सेकेंड लॉ का इंट्रोडक्शन आपको देना है, उसका यूज आपका खत्म हो गया। कार्नोट साइकिल मतलब रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन डिलीटेड है इस बार, ठीक है? चलिए लिखिए क्वेश्चन, लिखिए। एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, an ideal monoatomic gas initially at 27 degrees Celsius, 27 degrees Celsius is adiabatically compressed to 8 by 27 times of initial volume find rise in temperature, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम इतना कंप्रेस हुआ, यानी कि प्रोसेस एक तो पता है कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक। तो आपको समझ में आ गया, जो भी कंसेप्ट यूज करना है एडियाबेटिक का कंसेप्ट यूज करना। साथ में बोल रहा है वॉल्यूम इतना कंप्रेस हुआ, इनिशियल वॉल्यूम मान लो V1 है, V है, तो फाइनल वॉल्यूम क्या होगा इतना टाइम्स, यानी V का 8 by 27 टाइम्स। तो दो वॉल्यूम भी मालूम है। अच्छा, बोल रहा है राइज इन टेम्परेचर, तो फाइनल टेम्परेचर एक बार मिल जाए, इनिशियल टेम्परेचर भी मालूम है, T1 27 डिग्री, या इसको आप 300 मान लो केल्विन। T2 अगर आप किसी तरीके से निकाल लो तो फिर राइज इन टेम्परेचर बता देंगे। अब आपको सोचना एडियाबेटिक में क्या आपके पास कोई रिलेशन है जिससे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन हो। यही मैंने आपको कल 4 तरीके से करवाया था। P V की पावर गामा कांस्टेंट होता है, वो तो प्रोसेस इक्वेशन होता है, तो प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन हो गया। इसी तरीके से प्रेशर टेम्परेचर का, वॉल्यूम टेम्परेचर का, डेंसिटी का, सबका मैंने रिलेशन करवाया है और आपको बोला है कि याद रखने के लिए। नहीं याद है तो फिर से डिराइव करो। एडियाबेटिक में एक मिलेगा टेम्परेचर वॉल्यूम की पावर गामा -1, ये कांस्टेंट होता है। यहां से निकाल सकते T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। अच्छा, गामा कितना लेंगे तो इसके लिए नाम दिया उसने मोनोएटॉमिक। अब मोनोएटॉमिक का गामा आपको याद रखना है, इसीलिए सबसे पहले ही लिखवाया गया है आपको। देखिए पेज पर रटिए, गामा कुछ मिलेगा 5/3, मोनोएटॉमिक 5/7। स्टेप का शुरुआत तो ऐसा ही करना है, आपको समझ में आ गया। T1 V1 की पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 की पावर गामा -1। अब इसके आगे जब तक आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे एग्जाम में नहीं होगा आपसे। T1 लिख दिया 300, V1 को V मान लो, T2 को T2 लिखने दो और V2 को लिखो क्या, V की पावर गामा -1 इंटू 8 की पावर गामा -1 डिवाइडेड 27 की पावर गामा -1। 8 भी टोटल की पावर करोगे गामा -1 अलग अलग कर दिए। क्यों अलग अलग किए समझ पा रहे हैं? क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाए, कैंसर। बस अब यहां से पूरा में टी तो निकालना है।
ये बच गया 300, ये बचा T2 इंटू 8, अच्छा गामा -1 यानी 5/3 -1 डिवाइडेड 27 की पावर 5/3 -1। बस इसको सॉल्व कीजिए। ये एक दो क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा पावर के साथ कैसे डील करना है। देखो ये हो जाएगा 2/3 है ना, और ये हो गया 27 का, ये भी हो जाएगा 2/3, फिर हो जाएगा 300 इक्वल टू T2 इंटू, अब 8 को लिख दो 2 का पावर क्यूब, इसका पावर 2/3 है, प्लस 27 को लिखो 3 की पावर क्यूब और उसकी पावर 2/3। अब देखिए 3 से 3 कैंसल, ये 3 से 3 कैंसल, तो 300 क्या हो जाएगा T2 इंटू 2 की पावर 2 और नीचे 3 की पावर 2, दिख रहा है कितना आसान होते जाए। 300 इक्वल टू T2 इंटू 4/9 है ना। अच्छा आप एक काम करो, पहले इसको कैंसिल कर दो 4 से 300 कैंसिल कैसे होगा, 75 है ना, 75, ये इधर गया तो T2 का वैल्यू हो गया 75 इंटू 9, सॉल्व कर दो आंसर आ गया। T2 एक बार आंसर आ जाएगा, फिर उसमें 300 माइनस कर देंगे तो राइज इन टेम्परेचर हो जाएगा। हाँ, कितना हो जाएगा 675 माइनस 300, 375 राइज इन टेम्परेचर होगा। चलिए अगली क्वेश्चन पाएंगे, इसको निकाल दोगे फिर T2 में माइनस कर दोगे T1, राइज इन टेम्परेचर आ जाएगा आपका। करें नेक्स्ट, करें लिखिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। प्लीज हाथ को चलाना है, ऐसा रोके नहीं रहना है। लास्ट 1 मिनट दे रहे हैं, जिनका बाकी है बोर्ड वर्क कंप्लीट कर लीजिए। 75 इंटू 9 675, राइज इन टेम्परेचर 675 माइनस T1 300, 375, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, मैंने बोला है कि एग्जाम में सब ज्यादा एडियाबेटिक से क्वेश्चन आता है। ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस फॉर मोनोएटॉमिक गैस, monoatomic gas pressure is directly proportional T की पावर C, देखो बोर्ड पे लिखा है प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T रेज टू पावर C, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ C, C का वैल्यू निकालना है, ठीक है, C का वैल्यू निकालना है। कैसे करेंगे, मोनोएटॉमिक गामा ले लो मोनोएटॉमिक का। अच्छा एडियाबेटिक प्रोसेस है, अब आप खोजो कल के क्लास से कि एडियाबेटिक में प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन वाला कौन सा फॉर्मूला था। हाँ प्रेशर और टेम्परेचर वाला फॉर्मूला खोजो, मिलेगा P की पावर 1 माइनस गामा इंटू T की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। वहां से उसको इसको कंपेयर करेंगे, C का वैल्यू आ जाएगा, गामा के फॉर्म में आएगा, बाद में गामा का वैल्यू रख दोगे मोनोएटॉमिक एट 5/3, P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट T। अब इसको कंपेयर करो, एक जैसा इक्वेशन बनाइए, कंपेयर कीजिए, है ना।
इसको तो समझ में आ गया आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, प्रेशर इक्वल टू सम कांस्टेंट के टी की पावर 3, ये हो गया इक्वेशन ए। अब इसको किसी तरीके से उस फॉर्मेट में लेकर आ जाएंगे। आ रहा है ना 1 माइनस गामा, ये क्या लिख दो के टी की पावर गामा, तो जगह P1 माइनस गामा इक्वल टू के टी की पावर माइनस गामा। अब बस इसको उधर भेज देना है, P इक्वल टू के टी की पावर माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा। अब देखो ये जो है यही 3 है, अब बस दोनों को कंपेयर कर दो, गामा का वैल्यू आ जाएगा, है ना। चलिए कितना आ गया 3/2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे तो गामा का वैल्यू आ जाएगा 3/2, गामा का वैल्यू आ जाएगा 3/2। कौन सा कैसे, ये मिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ब्रैकेट में गामा दिया हुआ, फिर से मिक्सर, ये गामा देखिए 1.5, गामा दिया हुआ 1.5 at 27 degree, at 27 degree is adiabatically compressed, is adiabatically compressed, is adiabatically compressed to, diabatically compressed to temperature of 102 डिग्री सेल्सियस। तो 27 से 102 डिग्री तक कंप्रेस किया, 27 से 102 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। डायरेक्ट फार्मूला पुटिंग है, बनाइए जल्दी से। क्या मिला, nR T1 T2, माइनस साइन को हटाने के लिए उल्टा करके तैयार करो, नीचे गामा -1, बस सबका वैल्यू रख दीजिए। 1 मोल R T1 T2 सबका वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। रख दीजिए 1 मोल 8.314। देखो T1 T2 जब टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो आपकी मर्जी, केल्विन रखो या डिग्री सेल्सियस रखिए, कोई अंतर आने वाला नहीं है, ठीक है जी। 27 माइनस 102 डिवाइडेड गामा 1.5 माइनस 1, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू वगैरह आ जाए तो कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो भी हो जाए आंसर। देखिए पॉलीएटॉमिक गैस, देखिए अब पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक मतलब कुछ भी हो सकता है, मोनो नहीं है, डाई हो जाए, ट्राई हो जाए, कोई सा भी हो। और पॉलीएटॉमिक गैस ब्रैकेट लिखे गामा इक्वल टू 4/3, इसीलिए गामा का वैल्यू इन्होंने दे दिया है 4/3। मोनोएटॉमिक गैस गामा इज 4/3 at pressure P naught, at pressure P naught is adiabatically compressed, is adiabatically compressed to, हाँ रिपीट करते हैं, monoatomic gas of gamma 4/3 at pressure P naught, at pressure P naught is adiabatically compressed to 1/8 of initial volume, 1/8 of initial volume. Then find final pressure, then find final pressure। बताओ इस बार किसमें किसमें आपको रिलेशन चाहिए? इनिशियल प्रेशर मालूम है, फाइनल प्रेशर आपको चाहिए, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम भी मालूम है। अगर मान लो
V1 का वैल्यू V मानते हो, V2 का वैल्यू क्या लेते हो? V का 1/8 यानी V/8। तो V1 V2 मालूम है, P1 भी मालूम है, P1 P0 और P2 का वैल्यू चाहिए। एडियाबेटिक प्रोसेस है, इसका रिलेशन याद है, दैट प्रोसेस इक्वेशन क्या है? P V की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, गामा का वैल्यू दिया हुआ है, तो बस हो गया। P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा, सब का वैल्यू रख देंगे, सब का वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी करें, आंसर लेकर आए। इसका आंसर है आपका 16 P0, ठीक है। तो P2 का वैल्यू हो जाएगा 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल प्रेशर, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 3-4 क्वेश्चन करके बस आज हम लोग कम से कम कंप्लीट कर लेते हैं, कल ऐसे से चालू करेंगे। आप इसको कैलकुलेशन कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एयर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए एयर, ब्रैकेट दीजिए गामा इक्वल टू 1.5। इसने एयर को भी पॉलीएटॉमिक माना है। एयर गामा इक्वल टू 1.5 is filled in tire of motor car, is filled in tire of motor car at 27 degrees Celsius and 2 atm क्या है जी? प्रेशर। आगे लिखिए फुल स्टॉप। If tire suddenly blast, if tire suddenly blast, then find final temperature, then find final temperature। और एक चीज गिवन है आपका कैलकुलेशन के लिए, एग्जामिनर ने दे रखा है 2 की पावर 1/3 का वैल्यू 1.25, ये कैलकुलेशन करने के लिए दे रखा है एक बार में। चलिए सडनली ब्लास्ट को जरा अंडरलाइन कीजिए, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। सडनली ब्लास्ट को जरा अंडरलाइन कीजिए, ठीक। ओके, अब देखो मुझे दिया हुआ क्या क्या है। T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस है, 300 मान लो केल्विन, और T2 आपसे पूछा है। अच्छा इसके सपोर्ट में और क्या दिया है? P इनिशियल दिया हुआ है 2 atm, P फाइनल दिया है क्या? देखो टायर के अंदर ट्यूब टायर या ट्यूब के अंदर गैस भरा हुआ था, एयर भरा हुआ था। जब सडनली ब्लास्ट किया, ब्लास्ट किया तो एयर कहां चला गया? एटमॉस्फेयर में। तो फाइनल प्रेशर नहीं पता है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर यानी कि 1 atm। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फाइनल प्रेशर 1 atm हो गया क्योंकि ब्लास्ट हुआ मतलब कहां? एयर में तो आ गया, एटमॉस्फेयर में। तो प्रेशर मालूम है, ये कैसे निकाले आपको समझना पड़ेगा। और फाइनल टेंपरेचर यानी कि आपको कोई एक रिलेशन चाहिए, किसमें? प्रेशर में और टेंपरेचर में। पर ये रिलेशन किस प्रोसेस का है? कहीं पे प्रोसेस तो चर्चा ही नहीं है ना? क्या ये आइसोकोरिक है? आंसर नहीं, वॉल्यूम चेंज हुआ। क्या आइसोबारिक है? बिल्कुल नहीं, प्रेशर भी चेंज हुआ। समझ पा रहे हैं? क्या ये आइसोथर्मल है या एडियाबेटिक? यहां पे सोचना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कल 2 पॉइंट दिखाया था। आइसोथर्मल में हेडिंग दिखाया था स्लो, और एडियाबेटिक में क्या दिखाया था? फास्ट। ये कैसा है? फास्ट, सडनली ब्लास्ट। समझ पा रहे हैं? सडनली ब्लास्ट के लिए एडियाबेटिक प्रोसेस, इसलिए मैंने सडनली को अंडरलाइन कर रहा। ये खुद से डिसीजन लेना है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। कैसे पता चला? सडन है, सडन कोई प्रोसेस होगा, सडन प्रोसेस को एडियाबेटिक है। अब अभी देखिए एडियाबेटिक में हम लोग रिलेशन लिए टेंपरेचर और प्रेशर का, अभी लिया, बस फॉर्मूला लगा देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा, T की पावर गामा, ये होता है कांस्टेंट। कल किए थे, यहीं पे P1 T1 P2 P2 कर लोगे, आंसर आ जाएगा। आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए, आप सिर्फ इसको नोट कर लीजिए। मैं आंसर दे दे रहा हूं फाइनल।
मैं आंसर दे रहा हूं फाइनल 240 केल्विन। समझ पा रहे हैं क्या करने वाले हम लोग? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, आप आंसर लिख लो 240 केल्विन। अब घर पे सॉल्व करना है, फॉर्मूला बता दिया, बस वैल्यू पुट करना है, थोड़ा कैलकुलेशन करना है, पावर का थोड़ा देखना है। देखिए 2 kg ऑफ डायटोमिक गैस, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 2 kg of diatomic gas, 2 kg of diatomic gas, ब्रैकेट लिखिए गामा 1.4 at 2 atm is adiabatically compressed from 27 degrees Celsius to 927 degrees Celsius. 2 kg of the atomic gas gamma 1.4 at 2 atm is compressed adiabatically from 27 degrees to 927 degrees. Find final pressure. फिर देखो इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर दिया है, प्रेशर पूछा है, सेम फॉर्मूला भी जो किए हैं, ये भी आपका है 2011 का अपनी एग्जाम का ये क्वेश्चन कर लेंगे, इसको छोड़ दिया जाए, सेम फॉर्मूला यूज होगा प्रेशर और टेम्परेचर का, ठीक है ना। मैं आंसर दे रहा हूं इसका, T2 का वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं 256 atm। अब ना एटीएम को बदलना मत, एटीएम में रहने देना, कर लेंगे ना, सेम वही है, प्रेशर इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर की पावर 1 माइनस गामा इनटू टेम्परेचर की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसका 2015 का क्वेश्चन है अपने एग्जाम का। आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, देखिए an ideal monoatomic gas having coordinate P, V, यानी इनिशियल प्रेशर P है, इनिशियल वॉल्यूम V है, P, V is isothermally expanded to 2V full stop, then adiabatically expanded to 16V, full stop. Find final pressure. देखिए शुरू में P और V, P कोमा V पे था, एक्सपेंड किया, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, प्रेशर भी बदला हुआ, पता नहीं कितना प्रेशर हुआ, और वॉल्यूम बता दिया कि 2V हो गया, और फिर यहां से एडियाबैटिकल एक्सपेंशन किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और फिर से एडियाबैटिक का प्रेशर कितना हुआ पता नहीं, और वॉल्यूम बोल दिया 16V हुआ, तो बोला यहां का प्रेशर क्या होगा। मान लो यहां मान लेते हैं P1 का वैल्यू P, V1 का वैल्यू V, ठीक, यहां P2 जिसका वैल्यू आपको नहीं पता है, V2 का वैल्यू पता है 2V, फिर ये लास्ट स्टेप मान लो P3 का वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है, और V3 का वैल्यू दिया हुआ 16V, ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ। अब सोचो कैसे सॉल्व करोगे। देखिए अगर यहां का प्रेशर आपको पता हो जाए तो एडियाबैटिक में रिलेशन है P और V का, P V की पावर गामा, यहां का प्रेशर वॉल्यूम, यहां का
वॉल्यूम मालूम है, प्रेशर निकल जाएगा। यानी ये वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए, एडियाबेटिक वाला पार्ट सॉल्व करने के लिए यहाँ का प्रेशर पता होना जरूरी है। और यहाँ का प्रेशर कैसे निकालोगे? यहाँ से। तो पहले आइसोथर्मल में रिलेशन निकालिए, प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन। आइसोथर्मल में प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन क्या होता है? PV इक्वल टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 शुड बी इक्वल टू P2 V2। एक बार यहां से P2 निकल जाएगा, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में इसका रिलेशन लगा देंगे, PV की पावर गामा कांस्टेंट, यानी P1 V1 की पावर, ऐसे यहां 1 नहीं होगा, यहां 2 और 3 चलेगा। अब बोलेंगे P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P3 V3 की पावर गामा। तो पहले यहां से V2 फाइंड कर लेंगे और यहां V2 बाइंड हो जाएगा तो P3 फाइंड हो जाएगा। लीजिए 2 मिनट लीजिए, इस बार क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए जरा। इसका आंसर P/16 है आएगा, सॉरी 64, P/64, P/64 ये हमारा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए। An ideal gas at P1 V1, an ideal gas at P1 V1 is isothermally expanded. Is isothermally expanded to P2 V2 and then adiabatically compressed to P3 V1, then find relation between P1 and P3, and also sign of work. पूरी कहानी समझिए, एक स्टेप का क्वेश्चन है पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कोई गैस है, ठीक है, उसका शुरुआत का प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V1 था, किसी ने उसको आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया और वो इंक्रीज हो गया प्रेशर P2 वॉल्यूम V2, ठीक है। अब फिर से कोई एक्सपेंशन को फिर से कंप्रेस कर दिया, ओरिजिनल वॉल्यूम पे लेकर आ गया, V1 से V2 गया था और फिर V2 से V1 आया। तो अब जो कंप्रेशन किया ये एडियाबेटिक तरीके से किया। जब एडियाबेटिक तरीके से कंप्रेशन किया तो वॉल्यूम तो ओरिजिनल आ गया पर प्रेशर P2 से चेंज होकर P3 हो गया। बोला पहले कंपेयर कीजिए, ये जो शुरुआत प्रेशर था और फाइनल प्रेशर है, इसमें कौन ज्यादा है कौन कम है। हमारे ऑप्शन जो है 4 ऑप्शन है लिखा है, इसमें सिर्फ ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसा ऑप्शन है कि P1 इक्वल टू P3, P1 ग्रेटर P3 ग्रेटर देन P1 ऐसा करके। तो एक बार कंपेयर करना है P1 P3 पे कौन ज्यादा है, और दूसरा वो लाइक ओवरऑल इस प्रोसेस में वर्क कितना होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अब इसका अगर पीवी ग्राफ बना दो तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए इसका पीवी डायग्राम बना, पूरी कहानी दो वॉल्यूम के बीच चल रहा है, V1 और V2 के बीच। तो एक मान लिया ये V1 और एक मान लो V2। सबसे पहले देखो एक्सपेंशन हो रहा है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, है ना। अच्छा आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल और एडियाबेटिक दोनों सीखे हुए हैं।
वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। क्लियर है मेरी बात? तो ये मान लो ये हो गया अपना आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आपका शुरुआत स्टैंडर्ड था, यानी ये था P1 और ये था P1। क्लियर? बाद में जब पहुंचे तो ये जो है ये आपका हो गया P2 और वॉल्यूम था P2। अब आप क्या किए हैं, अब उसको कंप्रेस करके फिर से V1 लेकर आ गए, ठीक है। अब इसको V1 जब लेकर आएंगे, जल्दी से बताओ मुझे, फिर से ये यहां से यहां जाना है, बताओ वो लाइन इसके नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा? ले जाना कौन से प्रोसेस से? एडियाबेटिक। स्लोप क्या रखोगे, ज्यादा या कम? तो इसके नीचे जाएगा ऊपर जाएगा? ठीक बोला, नीचे जाएगा तो कम हो गया, इधर ऐसा हो गया तो स्लोप तो 0 हो गया, ऐसे ना स्लोप बढ़ेगा। क्या मेरे पास समझ पा रहे हैं? तो ये किधर जाएगा, ऊपर, ऐसा कहीं यहाँ पे आगे मिलेगा। तो ये जो है ये हो गया एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर से देखो, ये तो आ गया V1 पर, और ये आपका कुछ ऊपर जहां पे भी गया होगा, ये जहां पे भी ऊपर गया होगा ये रहा होगा P3, ठीक है। तो अब खुद आप समझ में आ गया कि बताओ P3 क्या होगा, ग्रेटर देन P1। अच्छा, P1 जो है P2 से बड़ा है, चाहो P2 का भी रिलेशन चाहिए तो मिल जाएगा। सबसे कम है P2। वर्क का साइन बताएंगे, ओवरऑल वर्क। देखो दो वर्क हुआ पर दोनों मिलाकर बोल रहा है, बहुत ध्यान रखिए। आइसोथर्मल एक्सपेंशन के समय, आइसोथर्मल एक्सपेंशन के समय वर्क पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क है पॉजिटिव। और कंप्रेशन के समय वर्क कैसा है जी, नेगेटिव, तो वर्क है नेगेटिव। पर ज्यादा कौन है, एडियाबेटिक का वर्क, और ज्यादा है नेगेटिव, इसलिए ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल वर्क जो होगा, टोटल वर्क डन, वो नेगेटिव। नोट कर लीजिए। चलिए अब छोटा छोटा दो चीजें हैं, एक है सेकेंड लॉ और एक है आपको साइक्लिक प्रोसेस को सिखाए दिए हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस हेडिंग बनाइए, साइक्लिक प्रोसेस। छोटी छोटी चीजें हैं, आपकी नोट में एक जगह लिखा है अच्छे से। बाकी एग्जाम में आपका एग्जाम जब होगा जितना अभी तक यहीं तक से आएगा क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। हेडिंग एक बना दिए आप, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस। कोई पूछे कि साइक्लिक प्रोसेस होता क्या है, तो जब कभी ऐसा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस हो जो इनिशियल और फाइनल सेम हो जाए स्टेट, है ना, साइक्लिक प्रोसेस होता है व्हेन इनिशियल स्टेट इक्वल हो फाइनल स्टेट। अच्छा, यहाँ स्टेट का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से। यहाँ स्टेट का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट या कोऑर्डिनेट का मतलब होता है प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। ये जो स्टेट है, इस स्टेट का मतलब होता है थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट। थर्मोडायनेमिक्स कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर को। ये पीवीटी जो है इसी को स्टेट बोलते हैं, इसी को कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कभी भी सिस्टम में ये तीन में से कोई भी एक चीज अगर चेंज होता है तो हम बोलेंगे सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया। जैसे मान लो कोई गैस है तो गैस ही हमेशा, गैस तो पूरा चैप्टर में गैस ही रहेगा। गैस ये नहीं कि लिक्विड बन जाएगा या सॉलिड बन जाएगा, पर गैस का अगर प्रेशर बदल गया तो हम बोलेंगे गैस का स्टेट चेंज हो गया, क्या उसका कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। समझ पा रहे हैं? तो कोई सिस्टम का शुरुआत का जो है स्टेट वही बाद का रहे तो हमारा साइक्लिक प्रोसेस को कई बार हम लोग पूरा वर्क डन के समय सीखे थे। जैसे पीवी ग्राफ है। अब बताओ ये प्रोसेस कैसा हो गया,
साइक्लिक कहीं से भी शुरू करो, मानो यहां शुरू किए तो जहां पे गया फिर से वापस आ गया, है ना। ये सब प्रोसेस कैसा भी हो, रेक्टेंगल हो, सर्कल हो, कैसा भी हो, सब रहेगा साइक्लिक प्रोसेस। देखिए जहां से चला वहीं पहुंच गया तो साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या है कि अगर एक ही टाइम पे फिर से पहुंच गया तो टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा। पहले बात तो ये समझ लो, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, क्योंकि टेम्परेचर वहीं पे फिर से आ जाएगा, यानी इसका U जो है कांस्टेंट रहेगा। अच्छा U कांस्टेंट ऐसा नहीं बोल सकते, थ्रू आउट जीरो कांस्टेंट नहीं होता है, बीच में बदलेगा पर फाइनल ओवरऑल वही रहेगा। अच्छा फर्स्ट लॉ लगाओ इसमें, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब भी लगाएंगे dQ इक्वल टू du प्लस dW, तो du तो इसका जीरो, तो टोटल जो हीट सप्लाई होगा ये टोटल वर्क डन के बराबर हो जाएगा। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए तीन साइंटिस्ट थे, एक है केल्विन प्लैंक, अगर दो अलग साइंटिस्ट हैं, केल्विन अलग है प्लैंक अलग है, इन दोनों को कंबाइंड रूप से हम लोग पढ़ते हैं, और एक है कोलोसियस, ठीक है। तीनों एक ही बात बोले, अलग अलग तरीके से बोले, स्टेटमेंट नाम के साथ में याद रखना है, ठीक है। तो जब ये सेकंड लॉ आएगा उसमें दो स्टेटमेंट होगा, एक आ जाएगा केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट, एक आ जाएगा कोलोसियस का स्टेटमेंट। हालांकि तीनों बात एक ही है, क्या है, तो ये क्या बोल रहे हैं, जो पहले जूल बोल के गए थे, केल्विन प्लैंक बोलते हैं कि कभी भी हीट को 100% वर्क में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ये तो पहले से हम लोग जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। यही बताया कि हीट को कभी भी 100% वर्क में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया जाता तो इफिशियंसी का वैल्यू 100% हो जाता, जो कि गलत है। क्यों? अभी देखे तो इफिशियंसी वर्क बाय हीट था, हीट एट जितना वर्क उतना हीट हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा इनटू 100। ये दोनों जो है ये केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट है। तो केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट यही है कि कभी भी टोटल हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, या किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का इफिशियंसी 100% नहीं हो सकता, ठीक है ना। लिख लीजिए इसको, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, नाम के साथ लिखिए साइंटिस्ट का केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, इट इज impossible to transfer 100% heat into work, 100% heat into work। दूसरा क्लॉसियस जो है ये क्या बोले कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को ट्रांसफर नहीं कराया जा सकता, और कराना है तो आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, है ना। ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सटर्नल वर्क। जैसे हाई टेम्परेचर है, उससे लो टेम्परेचर में अपने आप हीट ट्रांसफर होगा, वहां पर कोई एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं है। पर अगर कहीं लो टेम्परेचर है तो वहां अपने आप हाई टेम्परेचर पे हीट नहीं जाएगा, अगर जाना है तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। ये स्टेटमेंट है कोलोसियस का। देखिए इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट, इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट from low temperature region, from low temperature region to high temperature region, to high temperature region without doing external work, without doing external work, ठीक है ना। देखिए सेकेंड लॉ का दो एप्लीकेशन था, एक हीट इंजन जिसमें न्यूमेरिकल आता था कार्नोट, इसी में पढ़ना था कार्नोट साइकिल। तो अभी पीवाईक्यू देखोगे
अगर रिलेटेड नहीं होगा, पुराना बुक होगा तो उसमें ये सब दिखेगा, घबराना मत। और एक रेफ्रिजरेटर, समझ पा रहे हैं? ये दोनों इस बार हट गया है, इस बार नहीं, पिछले साल ही हट गया था। तो सेकंड लॉ से कुछ भी बनना होगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा स्टेटमेंट बेस पे, न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है ना। अब इसका छोटी छोटी एक दो चीजें हैं, 5 मिनट दीजिए, खत्म कर लेते हैं, ठीक है। एक है कि रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, क्वासी स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब क्या होता है। छोटे छोटा स्टेटमेंट पूछेगा, जब भी पूछेगा एक हेडिंग बना दीजिए, एंट्रोपी। केमिस्ट्री में सब अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, बस नाम जान जाएंगे कि कभी आ गया तो डरेंगे नहीं, ठीक है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी होता है किसी सिस्टम में क्या होता है, रैंडमनेस, या मतलब रैंडमनेस ही बोलिए, ये एक मेजरमेंट है रैंडमनेस का। बाकी जो टेम्परेचर है वो भी रैंडमनेस का ही मेजरमेंट है। तो एक तरीके से बहुत समहाउ तक टेम्परेचर और इसमें एक रिलेशन भी होगा। जब भी टेम्परेचर कम होगा एंट्रोपी कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगा। ये सबसे ज्यादा क्लू आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में यही काम आएगा, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, इट इज ए मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस, it is a measurement of disorderness of system, it is a measurement of disorderness, disorderness मतलब randomness, disorderness of system। इसको एक सिंपल भाषा में समझाते हैं। मान लो 2 क्लासरूम है आपके पास, एक अपनी क्लासरूम है, एक बगल वाला क्लासरूम है। अब इस क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है, आप लोग एकदम शांत होकर अच्छे से लिख रहे हो, तुम शांत होकर पढ़ रहे हो, और बगल वाला में टीचर पढ़ा रहा है और बगल में 2 बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई पीछे घूम रहा है। आपसे कोई पूछे कि दोनों क्लास में एंट्रोपी किसका ज्यादा है, किसका ज्यादा है, समझ पा रहे हैं? बगल वाले का, क्योंकि उसमें डिसऑर्डरनेस है या रैंडमनेस है। टीचर कुछ काम कर रहा है, टीचर का अलग रैंडम अलग वर्क है, बच्चे कुछ आपस में बात कर रहे हैं, वो बच्चे भी सब बच्चे अलग अलग तरीके का हरकत कर रहे हैं, उसमें रैंडमनेस ज्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसका एक लाइन में क्या बोला जाएगा, एंट्रोपी सिस्टम का वर्ग है। और अपनी सिस्टम अगर पूरी क्लास सिंक्रोनाइज है, एक तरीके से है, तो क्या बोलेंगे, इसका एंट्रोपी कम। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर 100% सिंक्रोनाइज है तो बोलेंगे 0 एंट्रोपी है, ताकि 0 एंट्रोपी आइडियल सिस्टम में होगा तो कुछ ना कुछ तो एंट्रोपी होता ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एंट्रोपी का सिंपल मतलब हुआ किसी सिस्टम में डिसऑर्डरनेस कितना है, इसी को एक मेजर करने का तरीका हम लोग निकाले एंट्रोपी। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, when heat is added to the system, then its entropy, बताओ हीट ऐड करने से क्या होगा, हीट ऐड करने से रैंडमनेस बढ़ेगा या कम होगा, कुछ सोचो, बढ़ेगा, यानी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाएगा। हीट एडेड टू द सिस्टम, इट्स एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंट्रोपी विल इंक्रीज, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब इसका उल्टा भी सही है। सिस्टम से अगर हीट निकालोगे तो उसमें एक कामनेस आ जाएगा, उसमें ना एक ना वो आ जाएगा, मतलब डिसऑर्डरनेस कम हो जाएगा। एक रिलेशन भी होता है चेंज इन एंट्रोपी और चेंज इन हीट का। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, कुछ भी टेंपरेचर T1 से T2 तक, इसका एप्लीकेशन न्यूमेरिकल अपने में नहीं दिखेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाए, कुछ आ जाए तो आ जाए। नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। देखिए स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम होता है, आप जानते हैं, रुका हुआ एकदम फिक्स है ना। स्टैटिक्स मतलब हो गया यहाँ पे इक्विलिब्रियम, कि कोई सिस्टम एकदम रुका हुआ है, उसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो इक्विलिब्रियम कहलाएगा। अब क्वासी मतलब होता है उसके जैसा, क्वासी का मतलब सिंपल होता है उसके जैसा, उसके जैसा। जैसे बहुत ध्यान से समझिए, एक प्लांट आप लगाए, ठीक है, अब प्लांट आप देखोगे अगर 1 हफ्ते या 1 महीने बाद देखोगे तो इतना से इतना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रो होता है। बात समझ पा रहे हैं? पर आप प्लांट के सामने खड़ा हो जाए और कोई पूछे कि बताओ उसकी जो लंबाई है
वो कांस्टेंट या बढ़ रहा है, तो आप देखकर क्या बताओगे? आप देख के बोलोगे क्या धीरे धीरे बढ़ रहा है? नहीं, आप कितना भी ध्यान से देखो वो रुका हुआ ही दिखेगा। तो जो प्लांट का ग्रो है वो कैसा प्रोसेस होता है? क्वासी स्टैटिक्स, मतलब वो बढ़ता तो है पर हमें ऐसा लगता है, कैसा लगता है? इक्विलिब्रियम में, उसके जैसा। किसके जैसा? इक्विलिब्रियम जैसा। जैसे आपका हेयर का बढ़ना कैसा प्रोसेस है? ऐसा क्वासी स्टैटिक्स। इतना स्लो बढ़ता है कि आप कभी भी देखोगे तो वो इक्विलिब्रियम में ही दिखेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हमारा नेल का बढ़ना ये कैसा प्रोसेस है? क्वासी स्टैटिक्स। तो दुनिया का हर वो प्रोसेस जो इनफाइनाइटली स्लो हो, जिसके किसी भी हमेशा वो एक इक्विलिब्रियम में ही दिखे, तो उसको बोल देते हैं क्वासी स्टैटिक्स प्रोसेस। लिखिए quasi statics are the process in which at every instant during the process system is considered to be equilibrium. System is considered to be equilibrium. हर स्टेप में वो इक्विलिब्रियम में दिखेगा। इक्विलिब्रियम मतलब रुका हुआ दिखेगा, कोई चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा। किसी भी स्टेप में आप देख लीजिए, पर ओवरऑल चेंज होता है। ठीक है, चलिए लास्ट टॉपिक एक लिख लीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। बना लीजिए, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, रिवर्सिबल प्रोसेस का सिंपल मतलब ऐसा प्रोसेस जिसको रिवर्स किया जा सके। जैसे टूथपेस्ट से पेस्ट निकाल लो, फिर से पेस्ट डाल सकते टूथपेस्ट में? नहीं डाल सकते, मतलब ट्यूब में। वो कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। समझ पा रहे हैं? अच्छा, अभी जैसे मान लो कि मैं यहाँ क्लास से बाहर निकल गया, ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? मैं वापस आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? आ सकता हूँ। तो ये एक तरीके से रिवर्सिबल है, पर थर्मोडायनेमिक्स में रिवर्सिबल नहीं है। इसलिए क्योंकि जब मैं क्लास से निकल रहा था, तो मैं चल रहा था, चलते चलते मेरा एनर्जी लॉस हुआ, तो ऐसा नहीं होगा मैं वापस आऊंगा तो आते मुझ में एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। समझ पाते? तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाता है इसी प्रोसेस को जिसको 100% रिवर्स किया जा सके। 100% मतलब एक सिस्टम ए से बी अगर गया तो जाते में जो जो चेंज हुआ जस्ट इसका उल्टा चेंज होना चाहिए बी से ए, या ए से बी गया और बी से ए वापस आ गया तो जहां से चला था वहीं आ गया। इस पूरे प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना सिस्टम का ना सराउंडिंग का। ऐसा नहीं कि सिस्टम का चेंज नहीं हुआ सराउंडिंग का चेंज हो गया। सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में से किसी का चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो मैं यहाँ बैठा हूं, कोई मुझे ऐसा गोद में उठाकर बाहर ले जाए और फिर गोद में उठाकर ला दे, तो मेरा तो एनर्जी लॉस नहीं ना होगा, लेकिन फिर भी वो रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है क्योंकि वो जो ले गया ले आया उसका तो एनर्जी लॉस हुआ। तो ना सिस्टम का कुछ चेंज होना चाहिए ना ही सराउंडिंग का चेंज होना चाहिए। यानी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं होता है किसी प्रोसेस से, तो वो प्रोसेस कहलाएगा रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या मेरी बात समझ पाए? लिख लीजिए। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस is reversible. The thermodynamics process is reversible if the process can be turned back. If the process can be turned back such that both system and surrounding return to their original state without any change anywhere in universe.
पूरे यूनिवर्स में कहीं भी कोई चेंज नहीं हो अगर पूरे प्रोसेस में, तो वो कहलाएगा रिवर्सेबल प्रोसेस। बताओ रिवर्सेबल हो सकता है क्या ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिकली नो प्रोसेस इज एग्जैक्टली रिवर्सेबल। Practically, no process is exactly reversible. Next one देखिए, a quasi-static process is considered to be reversible. A quasi-static process is considered to be reversible. क्वासी-स्टैटिक जो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि रिवर्सेबल हो सकता है। चलिए, तो आज यहाँ पे हम लोग का खत्म हुआ, कल हम लोग एसएचएम चालू करेंगे।